आपको ये बताएंगे कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरा देश इंतजार कर रहा है कि इन तीन बड़े राज्यों में जहां पर बीजेपी जीत गई है वहां मुख्यमंत्री कौन बनेगा। और अभी तक बीजेपी ने इस बात की जरा सी भी एक छोटी से छोटी खबर भी बाहर लीक नहीं होने दी है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। तो आज की जो बड़ी खबरें हैं इस संबंध में वो आपको बताते हैं। पहली बड़ी खबर यह है कि लगभग 100 घंटे के बाद भी इन राज्यों में बीजेपी अभी तक मुख्यमंत्रियों का चुनाव नहीं कर पाई है। इसलिए स्थिति वही है जो कल थी, जो परसों थी। दूसरी खबर यह है कि अब बीजेपी ने इन तीनों राज्यों में केंद्रीय पर्यवेक्षकों को भेजने का फैसला किया है, जो विधायकों से चर्चा करने के बाद मुख्यमंत्रियों के नामों का ऐलान करेंगे। यानी बीजेपी ने अभी तक मुख्यमंत्रियों के नाम तो नहीं चुने, लेकिन उन्होंने पर्यवेक्षक जरूर चुन लिए हैं। तो आज की बड़ी खबर यह है कि मुख्यमंत्री नहीं, आज पर्यवेक्षक चुने गए हैं। और किस राज्य में किस नेता को केंद्रीय पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी मिलेगी, इसका ऐलान भी कल यानी 8 दिसंबर को होगा। यानी आज तो हम आपको यह भी नहीं बता सकते कि पर्यवेक्षक कौन चुने गए। तीसरी खबर यह है कि बीजेपी को इन तीनों राज्यों में मुख्यमंत्रियों का चुनाव करने में अभी 2 दिन और लग सकते हैं। यानी 2 दिन और ऐसे ही अटकलों का बाजार गर्म रहेगा। और चौथी सबसे बड़ी खबर वसुंधरा राजे सिंधिया को लेकर है, जो अब से कुछ देर पहले दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने के लिए पहुंची है। इससे पहले ऐसी खबरें थीं कि जेपी नड्डा ने वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ इस मुलाकात को टाल दिया है और वसुंधरा राजे ने भी कहा था कि वो दिल्ली में अपनी बेटी से मिलने के लिए आई हैं। लेकिन अब यह मुलाकात चल रही है, यानी ये टली नहीं, सिर्फ विलंब से शुरू हुई है। और ऐसा माना जा रहा है कि 70 साल की वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने के लिए अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, इसीलिए वो दिल्ली भी आ गई है। और आज हमारे पास 5वीं खबर भी वसुंधरा राजे से ही जुड़ी हुई है। राजस्थान में बीजेपी के विधायक ललित मीणा के पिता ने यह आरोप लगाया है कि वसुंधरा राजे के बेटे और सांसद दुष्यंत सिंह ने बीजेपी के कुछ विधायकों को राजस्थान के एक रिजॉर्ट में रखा हुआ था। और उनका यह भी आरोप है कि जब राजस्थान में बीजेपी के कुछ नेताओं को इसकी जानकारी मिली तो वो इन विधायकों को इस रिजॉर्ट से छुड़ाने के लिए आए थे। और ये एक बहुत ही गंभीर आरोप है, जिससे राजस्थान बीजेपी में गतिरोध की स्थिति पैदा हो सकती है। कहाँ लेने गए थे आप? कहाँ का मामला? वो एक रिसोर्ट है अपना, अपनो राजस्थान वाला रिसोर्ट था, उसमें थे। कितने विधायक वहाँ थे? किसने रोक रखा था? किसके बुलावे पे गए थे? नीचे करा टाइम से ऊपर कर टाइम से उसको दुष्यंत सिंह जी ले गए थे साथ में, और तो कोई नहीं था। मैडम के बेटे दुष्यंत सिंह जी ले गए थे। आप जब लेकर आना चाह रहे थे, रोका कौन से विधायक ने रोका? वही एक अपने कंवरलाल एक विधायक था, उसने रोका था उनको। मारपीट भी की क्या? मारपीट तो क्या, वही लड़ाई झगड़े में उतारू था। तो वो क्या क्यों रोकना चाह रहे थे? बात क्या हुई थी, मतलब क्या कह रहे थे वो? कमललाल क्या कह रहे थे? कमललाल मीणा क्या कह रहे थे? कंवरलाल ही कह रहे थे कि वो दुष्यंत सिंह जी बात करो फिर ले जाओ इनको। हालांकि ये जो आरोप लगाया जा रहा है ये अभी गले नहीं उतरेगा किसी के, क्योंकि इस समय जो स्थिति अमित शाह की है और प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से चुनाव जितवाया है राजस्थान में, इस समय हमें ऐसा नहीं लगता कि कोई भी विधायक या राजस्थान का कोई भी नेता इतनी हिम्मत करेगा कि वो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चला जाए या अमित शाह के खिलाफ चला जाए या बीजेपी का जो सेंट्रल लीडरशिप है उसके खिलाफ चला जाए और उसकी मर्जी के बिना विधायकों को किसी रिजॉर्ट में जाकर रख दे। ऐसी स्थिति अभी नहीं आई है। और अब राजस्थान में मुख्यमंत्री पद के एक और दावेदार महंत बालकनाथ ने, बाबा बालकनाथ ने लोकसभा की अपनी सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। और इसके बाद आज उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद यह चर्चा और भी तेज हो गई है कि क्या महंत बालकनाथ को बीजेपी राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री बना सकती है।
तो इस खबर में भी लोगों की बड़ी दिलचस्पी है। लोग जानना चाहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया था, अब उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान में भी एक संत को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। और क्या पता ऐसा हो भी जाए। राजस्थान के अलावा छत्तीसगढ़ में भी मुख्यमंत्री के नाम को लेकर सस्पेंस अभी भी वैसा ही है जैसा कल था। और इस बीच आज दिल्ली में रेणुका सिंह ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है और अपनी लोकसभा की सदस्यता से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अभी छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री पद के लिए कुल 4 नेताओं का नाम सबसे आगे चल रहा है। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का नाम तो है ही। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के अध्यक्ष अरुण साव, आदिवासी नेता विष्णुदेव साय और पूर्व आईएएस अधिकारी ओपी चौधरी का नाम भी इस दौड़ में है। इसके अलावा मध्य प्रदेश से आज का अपडेट यह है कि बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि रविवार तक ही बीजेपी मध्य प्रदेश में नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर पाएगी। सस्पेंस जो बना हुआ है जिसको लेकर कर चर्चा है, आपने काल्पनिक है, लेकिन फिर भी ये सस्पेंस कब तक चलता रहे, क्या माना है? ये ठीक है, रविवार को खत्म हो जाएगा। सर विधायकों में से सीएम होगा या कोई नया चेहरा भी आ सकता है कि 230 विधायकों में से ही सीएम होगा? ये मैं कह रहा हूँ ना, इसका जवाब तो आपको 10 तारीख को पता लग जाएगा। अब हम आपको ग्राउंड जीरो पर लेकर चलते हैं, यानी जयपुर से शरद कुमार जो हर रात आजकल ब्लैक एंड व्हाइट में आपके साथ होते हैं। भोपाल में रवीश पाल सिंह आज हमारे साथ होंगे और रायपुर से सुमी राजप्पन हमारे साथ होंगी जो कि हर रोज आपको अपडेट देती हैं। और आज हम दिल्ली भी जाएंगे जहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं हिमांशु मिश्रा, क्योंकि अब जो सारा एक्शन है वो राजधानियों से शिफ्ट होकर दिल्ली आ गया है। तो पहले हम चलते हैं हिमांशु के पास। हिमांशु, जैसा मैं बता रहा था दर्शकों को कि सारा एक्शन अब राजधानियों में नहीं है, सारा एक्शन दिल्ली में है। और धीरे धीरे करके जितने बड़े दावेदार हैं वो दिल्ली आ रहे हैं, वो अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं, वो जेपी नड्डा से मुलाकात कर रहे हैं। सबसे पहले आप हमें राजस्थान का अपडेट दे सकते हैं जहां वसुंधरा राजे ने अभी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। और भी आपके पास जो जानकारियां हैं, दिल्ली में अचानक से बड़ी गर्मी पैदा हो गई है, तो उसके बारे में बताइए। देखिए बिल्कुल सुधीर, ठंड बढ़ती जा रही है, लेकिन जो राजनीतिक गर्मियां हैं वो अब और बढ़ रही हैं, क्योंकि वसुंधरा राजे कल देर रात दिल्ली आई थी। उन्होंने जेपी नड्डा से मुलाकात का समय मांगा, लेकिन उन्हें समय उस तरीके से नहीं बताया गया था। ये माना जा रहा था देर शाम वो मुलाकात करेंगी। पहले 5 बजे का समय आया, फिर वो 8:09 पे पहुंचती हैं और मुलाकात करती हैं। लेकिन सवाल ये है कि वसुंधरा राजे 40 विधायकों से मिली। कल पार्टी आला कमान की तरफ से उनको फोन गया, ये गलत है। तो उन्होंने अपना क्लैरिफिकेशन दिया, मैं पार्टी के अनुशासित सिपाही हूं और इस तरीके की चीज नहीं करती, पार्टी की लाइन को जानती हूं, पार्टी की लाइन से कभी बाहर नहीं गई। ये भी पूछा गया कि रिजॉर्ट में विधायकों को लेके जाया गया, तो उन्होंने कहा नहीं, मेरी तरफ से ऐसा नहीं है। क्लैरिफिकेशन दी गई, ये कहा गया आप दिल्ली आइए। वो दिल्ली आई, समय मांगा उन्होंने, समय मिला है। अब वो अपनी बात को रख रही है पार्टी अध्यक्ष के सामने, क्योंकि मामला संगठन का है। अगर आप पार्टी को आंख दिखाएंगे तो ये पार्टी को बर्दाश्त नहीं होगा। ये सारी चीजें जो हैं 2014 से पहले होती थी, जिसका जिक्र सुधीर आप भी कर रहे थे। 2008 के विधानसभा चुनाव के बाद जब वसुंधरा राजे को एलओपी बनाया गया, उसके बाद हटाने का फैसला लिया पार्टी आलाकमान ने, तो वसुंधरा राजे सिंधिया ने पार्टी आलाकमान को आंख दिखाई थी और 2 महीने तक उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था। हिमांशु, मैं आपको बीच में रोकूंगा, यानी जो आप बता रहे हैं उसमें एक बड़ी बात यह है कि वसुंधरा राजे सिंधिया को बुलाया नहीं गया है, बल्कि वो खुद आई हैं और ऐसा लगता है खुद आई हैं, खुद समय लिया है और शायद अपना स्पष्टीकरण देने के लिए आई हैं। क्या यह सही है? बिल्कुल, उन्होंने खुद से समय मांगा है और उसके बाद ही उनको समय दिया गया है, क्लैरिफिकेशंस दे रही हैं। लेकिन एक चीज है कि अब समय बदल गया है। वसुंधरा राजे ने 2018 में भी ऐसा ही कुछ किया था, जब गजेंद्र सिंह शेखावत जो केंद्र सरकार में मंत्री हैं, उनके नाम पर जो मोहर लगी थी कि वो उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा, तो उन्होंने इसका विरोध किया था और उन्होंने कहा था ये उनको कतई मंजूर नहीं है। तब ये खींचतान 2 महीने चली थी और बीच का फार्मूला निकाला गया था मदन सैनी को अध्यक्ष बनाकर। अब वसुंधरा राजे क्योंकि मुख्यमंत्री नहीं है और उनके चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ा गया है, चेहरा एक ही था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। चारों राज्यों के जो नतीजे आए हैं, मिजोरम समेत 5, तो ऐसे में अगर सवाल यह है कि वसुंधरा अपनी ताकत दिखाना तो चाहती हैं, लेकिन वो ये भी चाहती हैं और ये भी बताना चाहती हैं कि वो पार्टी के अनुशासित सिपाही हैं।
पार्टी को फैसला लेना है। आज मुझे लगता है ये नेगोशिएशन की रात है वसुंधरा के लिए। अगर उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा तो आगे उनका क्या भविष्य होगा और उनके बेटे का क्या भविष्य होगा, इसको लेकर वो जरूर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से नेगोशिएशन करने के मूड में होंगी। मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे तो आगे मेरा भविष्य क्या है, क्योंकि आपने मुझे विधानसभा का चुनाव लड़वा दिया है, तो क्या मुझे जो नए मुख्यमंत्री होंगे उनके अंदर रह के मंत्री रहना है, या पार्टी में जो परंपरा है कि अगर मुख्यमंत्री नहीं है तो आप हट जाइए, जैसा विजय रूपाणी के साथ हुआ था। आपको याद होगा कि विजय रूपाणी से इस्तीफा हुआ, भूपेंद्र पटेल को जो है वो मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन उसके बाद विजय रूपाणी एज ए विधायक के तौर पे काम करते रहे। अब देखना यह है वसुंधरा का भविष्य क्या है, इसको लेकर भी नेगोशिएशन होगा। मुख्यमंत्री बनेंगी तो उनके लिए अच्छा है और नहीं बनेंगी तो उनका भविष्य कहां है, इसको लेकर वो जरूर जानना चाहेंगी, क्योंकि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ उनकी मुलाकात चल रही है। और साथ ही साथ मध्य प्रदेश को लेकर भी जिस तरीके के कयास हैं, अब ये देखना है कि क्या शिवराज सिंह चौहान कल तक जो छिंदवाड़ा में जा रहे थे, जहां पार्टी पूरी तरीके से हार गई, 9 को 9 सीटों हार गई थी, अब आज उनका कार्यक्रम जो मुझे जानकारी मिली थी वो शिवपुरी का था, जहां पार्टी को हार मिली है, वहां जाने का। वो शायद वहां नहीं गए हैं, वो भी अब पीछे कदम हटा रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि वो बहुत आगे चले जाएं और ये बताने का मैसेज दें कि मैं पार्टी के लिए काम कर रहा हूं, लेकिन वापस आना थोड़ा मुश्किल हो जाए। आपकी भूमिका ये है, जब तक भूमिका तय नहीं होगी तब तक कुछ नहीं। जी हिमांशु, अब चलते हैं हम, संदेश साफ है सबको। अब हम जयपुर चलते हैं शरद के पास। शरद, सारा एक्शन जो है वो दिल्ली में हो रहा है, तो जयपुर तो आज बड़ा सूना सूना लग रहा होगा। सुधीर जी, कल आपने एक गाने से एंड कराया था, शुरुआत कर रहा हूं मैं, जिससे डरते थे वही बात हो गई। ऐसा लग रहा था कि वसुंधरा राजे कुछ करेंगी, और जो एक्शन हो रहा है दिल्ली में, दरअसल जयपुर का रिएक्शन हो रहा है। जो एक्शन हुआ था परसों रात को, कल मैं आपसे कह रहा था कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। अब अशोक गहलोत के सबसे करीबी नेताओं में शुमार सुरेश चौधरी के रिजॉर्ट आपड़ो राजस्थान में 25 किलोमीटर दूर विधायकों को रखना, मैंने इस बारे में दोनों पक्ष लेना चाहिए, इसलिए वसुंधरा राजे के यहाँ फोन करके मैंने पूछा कि ये मामला क्या है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष रात को पुलिस लेकर छुड़ाने जाएं तो ये गंभीर मामला है बीजेपी में। उन्होंने कहा कि नहीं, 12 और छबरा के विधायकों ने तय किया कि हम एक साथ रुकेंगे। अब एक साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी व्यक्ति के कांग्रेस नेता के रिजॉर्ट में क्यों रुकना, ये मुझे समझ में नहीं आया। फिर वहां से जब ललित मीणा को लेकर भागे तो ये बाकी चारों पांचों विधायकों को लेकर बहरोड भाग गए। अब ये खबर आ रही है कि सारे के सारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वापस लौट आए हैं, और अब कोई भी कहीं भी नहीं है। जो आज दोपहर तक बहरोड भागे थे कल रात को, परसों रात को, वो भी लौट आए हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये जो बगावत था वो फेल कर गया, पता नहीं क्या, या फिर जुट नहीं पाए, या बीजेपी का तंत्र बहुत मजबूत है इन दिनों। लेकिन कुल मिलाकर देखिए, कोई कुछ भी कह ले, किसी से कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि सभी विधायक, जितने विधायकों से बातचीत हो रही है, वो सब कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर जीत कर आए हैं और उन्हीं के नाम पर सब कुछ होगा। यहां तक कि जो कंवरलाल मीणा, जो वसुंधरा राजे करीबी हैं, झालावाड़ को 12 जिले में अंता से जीते हैं, जो संभाल रहे थे, वहां जो लड़ाई कर रहे थे, वो कंवरलाल मीणा को जिताने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंता में जाकर सभा की थी। उसी सभा में वसुंधरा राजे बगल में बैठी थी, तो वो भी जीत के आए मोदी के नाम पर ही। तो ये पूरा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर है। ये बीच में मैं आपसे कल कहा था कि घर्षण बल लग सकता है, ट्रांजिशन पीरियड होता है तो इसमें थोड़ा सा दिखाई देता है इस तरह के थोड़ी बहुत जो विरोध होता है, लेकिन कमोवेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव हुआ है। तो सबको यहां कहा गया है कि आप रविवार तक रुकिए, शनिवार को पर्यवेक्षक आएंगे, रविवार को आपको नाम का ऐलान कर दिया जाएगा, और सभी विधायकों से एक एक करके प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, अरुण सिंह और संगठन महामंत्री चंद्रशेखर ने आश्वासन लिया है, और पुख्ता तौर से एक भगवा दुपट्टा पहना के रवाना किया गया है कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में आस्था रखते हैं, जिनका नाम वो तय करेंगे उसके साथ हम रहेंगे। उसके बाद ही वसुंधरा राजे गई हैं, जेपी नड्डा से मिल रही है, जेपी नड्डा के पास अपनी शिकायत रख सकती हैं, मगर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेगा वही सीएम बनेगा। जी, आपने ने बिल्कुल सही कहा, और प्रधानमंत्री मोदी ने सारे जो ये बड़े बड़े नेता हैं सबको ये बता दिया है कि वो किसी तरह की गलतफहमी ना पाल के रखें अपने बारे में और अपनी हैसियत के बारे में। शरद, आप आज का गाना याद करके रख लीजिए, अभी से सोचना शुरू कर दीजिए कि आज का गाना क्या होगा। इससे पहले अब आप गाना याद कीजिए, मैं चलता हूं रवीश के पास भोपाल। और रवीश,
भोपाल में हम ये देख रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान लगातार बड़े एक्टिव थे पिछले कई दिनों से, और लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे शिवराज सिंह चौहान भी शांत हो रहे हैं, और वहां पर भी ऐसा हो सकता है कि उन तक कोई ना कोई संदेश पहुंच गया हो। आप भोपाल से क्या बताना चाहेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने सुधीर, संदेश तो शायद शिवराज सिंह चौहान के पास पहुंच ही गया होगा, क्योंकि बीते कुछ दिनों से जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान, हालांकि यहां पे ये मैं बताना चाहूंगा कि राजस्थान जैसी आक्रामकता तो उनमें नहीं दिखी, लेकिन जिस सधे हुए शब्दों से, जिस सधे हुए तरीके से, जिसके लिए वो जाने भी जाते हैं अपने सरल व्यवहार के लिए, वो उसी तरीके से आला कमान के बीच एक संदेश जरूर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने देखा कि नतीजों के बाद से ही शिवराज सिंह चौहान लगातार लाडली बहनों को लेकर के या लाडली बहना योजना को लेकर के काफी ज्यादा सकारात्मक रूप से सामने आए। रवीश, मैं आपको यहाँ बीच में ये रोकूंगा। रवीश, मैं बिल्कुल, आपने जो लाडली बहना की बात की, ये बार बार ये बात आ रही है सब जगह, मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक पूरे मीडिया में, कि मध्य प्रदेश में तो लाडली बहना योजना की वजह से जीते हैं। शिवराज सिंह चौहान ने जो जबरदस्त योजनाएं शुरू की थी उसकी वजह से हम जीत गए, इसलिए सारा श्रेय उन योजनाओं को जाता है। तो फिर और बड़े बड़े नेता मध्य प्रदेश की ये बात कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, ये जीत है प्रधानमंत्री मोदी के गारंटी की वजह से। और अगर ऐसा होता तो फिर मध्य प्रदेश में कैसे, मध्य प्रदेश के साथ साथ राजस्थान में कैसे जीतते, छत्तीसगढ़ में कैसे जीतते, वहां कौन सी लाडली योजना थी। तो ये जो एक खास इंप्रेशन बनाने की कोशिश हो रही है पहले दिन से कि ये सिर्फ लाडली है, और लाडली आई है, लाडली उपज है शिवराज सिंह चौहान की, इसके बारे में बताइए। बिल्कुल सुधीर जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो बड़े नेता हैं, उनमें प्रहलाद पटेल का जिक्र हम करें, कैलाश विजयवर्गीय का जिक्र करें, दोनों ही नेता बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि ये जीत जो है ये लाडली बहना योजना की वजह से हुई जीत नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर राजस्थान और छत्तीसगढ़, जहां पे ऐसी कोई योजना भाजपा, क्योंकि वहां सरकार में ही नहीं थी, अगर वो वहां नहीं था तो फिर हम मध्य प्रदेश में सिर्फ इस योजना को ही इसका श्रेय क्यों दे। और इसके पीछे की एक बड़ी वजह भी है, शिवराज सिंह चौहान भले ही बार बार लाडली बहना योजना को इसका श्रेय देने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन वो इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो अकेले लगे हुए हैं, अकेले पड़ गए हैं। उन्हीं की पार्टी का कोई नेता, वो प्रदेश अध्यक्ष हो या फिर हम बाकी नेताओं की बात करें, सांसदों की बात करें जो जीत करके आए हैं, उनमें से किसी ने भी अभी तक, या फिर हम खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें जिन्होंने जीतने के बाद जब ट्वीट किया था तो उसमें कहीं पे भी इस योजना का जिक्र नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मध्य प्रदेश आए थे कार्यकर्ता महाकुंभ को संबोधित करने 25 सितंबर को, तब भी उन्होंने मध्य प्रदेश में किस लक्ष्य के साथ आगे बढ़ना है, मध्य प्रदेश में किन मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ना है, कार्यकर्ताओं को इसका मंत्र दिया था। उस सवा घंटे के भाषण में भी पीएम मोदी ने कहीं भी लाडली बहना योजना का जिक्र नहीं किया था। यानी भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले ही अपनी लाइन सेट कर दी थी कि उसे चुनाव लड़ना है विपक्षी दलों के भ्रष्टाचार के ऊपर और सनातन को लेकर के जो पूरे विवाद उस समय चल रहे थे। यही लग रहा है मुझे कि जैसे जयपुर सूना पड़ा है, ऐसे ही भोपाल भी सूना पड़ा है, और अब सब कुछ दिल्ली से ही होना है। और अब सारे जो नेता हैं अब अपना जोर लगा के सब शांत होकर बैठ गए हैं और अब इंतजार कर रहे हैं। एक बार रायपुर का चक्कर और लगा लेते हैं हम। सुमी राजप्पन इस समय हमारे साथ हैं। सुमी, हर रोज पिछले 2 दिन से वहां बारिश हो रही थी, आज मैं देख रहा हूं बारिश नहीं है, मौसम साफ हो गया है, लेकिन क्या स्थिति भी मौसम की तरह साफ हुई है, स्पष्ट हुई है? जी बिल्कुल ऐसा नजर तो नहीं आ रहा, क्योंकि रेणुका सिंह जी जो कल जिनको इस्तीफा देना था वो आज गई इस्तीफा देने। कल औपचारिक तरीके से जैसे अरुण साव, गोमती साय जेपी नड्डा से मिले, आज वो औपचारिक तरीके से जेपी नड्डा से मिली और उनके इस डेवलपमेंट पे काफी अटकलें लगाई गई कि हो सकता है उनका नाम आगे जाए, और एक नई नैरेटिव की भी शुरुआत हुई पूरे छत्तीसगढ़ में। और वो नैरेटिव ये है कि इस बार सरगुजा डिवीजन, जिसमें 14 की असेंबली सीट्स होती हैं, जो पिछले बार कांग्रेस ने पूरी की पूरी बीजेपी का सुपड़ा साफ किया था, इस बार 2023 में कांग्रेस की तरह बीजेपी ने पूरा सरगुजा डिवीजन में कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया है। तो हो सकता है कि सरगुजा डिवीजन से होती हुई ही बीजेपी का ताज सर पे जाए किसी के। और सरगुजा डिवीजन से 2 बड़े नाम सामने आते हैं, एक है रेणुका सिंह का और एक है विष्णुदेव साय का। और रेणुका सिंह क्योंकि वो एक महिला भी है और एक्सपीरियंस्ड भी है, और एमओएस ट्राइबल आज जिससे उन्होंने इस्तीफा भी दिया है, तो हो सकता है कि जिस तरह से सरगुजा डिवीजन पूरे
पूरे छत्तीसगढ़ के ऊपर बैठकर एक कहा जाता है कि सरगुजा डिवीजन में जो आ गया वही छत्तीसगढ़ के पूरे राज्य में राज करता है। तो इस बार सरगुजा डिवीजन में बीजेपी आ गई है, तो बिल्कुल जिस तरह से सरगुजा के डिवीजन पे ताज लगेगा वैसे ही हो सकता है कि सरगुजा को जो रिप्रेजेंट कर रहा है उसके सर पे ताज लगे। लेकिन इंतजार अभी भी लोग कर रहे हैं कि कब बनेगा सीएम, कब अनाउंसमेंट होगा, और वो लंबा जो इंतजार है वो और आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बहुत ही ठंडा बिल्कुल मौसम है और ठंडी ही पॉलिटिकल यहाँ की सिनेरियो। जी सुमी, कल हम जब बात कर रहे थे तो कल का जो शब्द था, अगर हम राजनीतिक अंताक्षरी खेलें तो कल का शब्द भी इंतजार ही था। लेकिन आज आपके मन में अगर मैं कहूं तो आज कौन सा गाना होगा? आज भी इंतजार वाला गाना ही होना चाहिए रायपुर से, या कोई और गाना होगा? जो बिल्कुल इंतजार वाला ही गाना है, कितना करूं और मैं इंतजार, ये अक्षय कुमार का एक गाना था और यहाँ के लोग बिल्कुल इसी तरह से इंतजार करते रह जा रहे हैं कि कब अनाउंसमेंट होगी सीएम की। जी, तो आज का शब्द भी इंतजार ही है। शरत और रवीश, मैं आपके पास आऊंगा, आप इंतजार पर या जो भी स्थिति है गाना याद करके रख लीजिए। लेकिन हिमांशु के पास एक आखिरी सवाल के साथ मैं आ रहा हूं। हिमांशु, मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये तो अभी दूर दूर तक नहीं पता, अभी तो पर्यवेक्षक बनाए गए हैं और उनके बारे में भी सस्पेंस है। तो मतलब एक के बाद एक जो लेयरिंग है बीजेपी की, भाई जबरदस्त है। और ऐसा युग हमने कभी नहीं देखा कि इस देश में 24 घंटे के इतने सारे चैनल्स हैं, सोशल मीडिया है, दिल्ली में हजारों पत्रकार हैं, लेकिन देख लीजिए कि मजाल है एक जानकारी भी कहीं बाहर लीक हो जाए। उसका कारण यह है सुधीर कि जब कोई फैसला हो जाता है उसको वो लोग अपने फैसले तक ही रखते हैं। जिस व्यक्ति को पर्यवेक्षक बनाया जाएगा उसे कल दोपहर बाद बता दिया जाएगा कि देखिए आपको शनिवार को जाना है या आप इतवार को जाइएगा, रविवार को जाइए और वहां पर यह बैठक करनी है, विधायकों से चर्चा करनी है। मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूं। गुजरात में जब विजय रूपानी की जगह नए मुख्यमंत्री का चयन होना था, नरेंद्र सिंह तोमर वहां पर पर्यवेक्षक बन के गए, तब विजय रूपानी ने अपना भाषण दिया। उसके बाद नरेंद्र सिंह तोमर ने जो है 40 मिनट का मोटिवेशनल स्पीच दिया वहां पर कि कैसे पार्टी और संगठन के तौर पर काम करना चाहिए, सरकार और पार्टी के बीच में क्या कोऑर्डिनेशन हो चाहिए। 40 मिनट तक वो ये इंतजार करते रहे अपने फोन पर और बार बार अपने एपीएस की तरफ देखते रहे कि क्या मैसेज आया, क्या किसको बनाना है, पार्टी का नया मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो ये अंतिम समय तक जो है डिस्क्लोज नहीं किया जाता है यहां। जी बिल्कुल, तो ये एक बड़ा कारण है और मुझे लगता है कि यही चीज है सीक्रेसी मेंटेन करने की, कि देखिए किसी को कुछ मत बताइए, फैसला हो जाए, जब आपका सही समय हो तब आप बताइए कि आपको ये है। और भूपेंद्र सिंह पटेल के लिए तो ये भी कहा जाता है कि जब उनका नाम पुकारा गया तो उनको पड़ोसी जो साथ बैठे विधायक थे उन्होंने बताया कि आपको नेता चुन लिया गया। तो उन्होंने कहा क्या मुझको? तो हाँ, आप ही अब नेता हैं, आप ही मुख्यमंत्री। जी हिमांशु, तो आप ये अंदाजा लगाइए का जो शब्द है वो इंतजार तो है ही। नहीं पता जिनको मुझे एक फिल्म याद आ रही है, बॉबी देओल की, बहुत पहले, वर्षों पहले एक फिल्म आई थी जिसका नाम था गुप्त। ये जो फिल्म का टाइटल है गुप्त, ये आज की स्थिति पर बिल्कुल सही बैठता है। रवीश, आपके पास कोई टाइटल, कोई शब्द, कोई गाना है आज की स्थिति के लिए? सुधीर जी, यहाँ पे अगर देखा जाए तो इंतजार के अलावा दूसरा कोई शब्द फिलहाल मुझे लगता नहीं है। और सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं बल्कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ के लिए भी यही स्थिति है, इंतहा हो गई इंतजार की। क्योंकि नतीजों के आने के बाद से ही यही एक इकलौता सवाल है जो हर किसी की जुबान पे है कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा। और मध्य प्रदेश के लिए ये खास बात इसलिए हो जाती है सुधीर जी, क्योंकि देखिए राजस्थान और छत्तीसगढ़ में तो विपक्ष से सत्ता मिली है, लेकिन मध्य प्रदेश में तो सत्ता आप ही के पास थी, भाजपा के पास थी, और भाजपा की सत्ता एक बार फिर उसी को मिली है। यहाँ तो हैट्रिक वाला मामला है, सिटिंग सीएम यहाँ हैट्रिक वाला मामला है। मध्य प्रदेश में सिटिंग सीएम होने के बावजूद जो है मुख्यमंत्री का नाम अब तक तय नहीं हो पा रहा है। अगर तो इससे अंदाजा लगाइए कि किस हद तक इस समय मध्य प्रदेश को लेकर खासतौर से मंथन चल रहा होगा भारतीय जनता पार्टी के अंदर। और इसीलिए जो इंतजार शब्द है वो सबसे ज्यादा सटीक अगर तीनों राज्यों में बैठता है, हिंदी बेल्ट के इन तीनों राज्यों में, तो वो मध्य प्रदेश ही राज्य है जहां पे ये गाना आज की तारीख में सबसे ज्यादा सटीक है। इंतजार। आखिर में आपसे हम समापन करेंगे इस पूरी चर्चा का। आपके मन में कोई शब्द या कोई गाना जयपुर से जो आपको लग रहा हो कि जयपुर पर फिट बैठ रहा है? जिस तरह से 2 दिन का घटनाक्रम शुरू हुआ है और गए हुए वापस आए तो यही कह सकते हैं तेरे चेहरे में वो जादू है, मेरा डोर खींचे चला आता हूं, जाना होता है किसी और तेरी ओर चला आता हूं।
थैंक यू सो मच शरद, बहुत बहुत शुक्रिया। हिमांशु आपका भी शुक्रिया। रवीश और सुमी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत दिलचस्प तरीके से इस पूरे राजनीतिक जो प्रकरण जो चल रहा है। एक हिमांशु कुछ बोलना चाह रहे हैं। हिमांशु जी बोलिए। जी सुधीर, मुझे लगता है ये तीनों राज्यों में जो मेरे कुलीग हैं, तीनों साथी हैं, उनके लिए ये है कि पर्दा ये बेपर्दा कर दो अब। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। और धीरे धीरे पर्दा भी हटेगा, धीरे धीरे परतें भी हटेंगी, धीरे धीरे जो आज आपको गुप्त दिखाई दे रहा है वो राज भी खुलेगा। यानी शब्द बहुत सारे हैं और ये एक, जैसे हम कहते हैं ना, टीवी का एक धारावाहिक की तरह ये कहानी चल रही है। हर रोज थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ती है और लोगों को बड़ी दिलचस्पी है इसमें ये देखने में कि अब देखते हैं कल इस नए एपिसोड में क्या होता है। तो कल नए एपिसोड में आप सबसे एक बार फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये देखिए कि जब बीजेपी में मुख्यमंत्रियों के नामों पर अभी सिर्फ मंथन ही हो रहा है, तब तेलंगाना को आज नया मुख्यमंत्री मिल भी गया और उस मुख्यमंत्री का नाम है रेवंत रेड्डी और ये हैं कांग्रेस के नेता। आज तेलंगाना में 54 साल के रेवंत रेड्डी ने कुल 11 मंत्रियों के साथ शपथ ले ली और बड़ी बात यह है कि कांग्रेस की इस सरकार में एक भी मुस्लिम विधायक को जगह नहीं मिली है और तेलंगाना में पहली बार ऐसा हुआ है जब सरकार में मुस्लिम समुदाय से एक भी नेता शामिल नहीं हुआ है। और हमारे जो मुस्लिम भाई हैं, हम उम्मीद करते हैं वो इस समय हमें देख रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस ने तेलंगाना के बड़े नेता भट्टी विक्रमार्क मल्लू को सरकार में उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दे दी है, जिन्हें बहुत सारे लोग करोड़पति किसान भी कहते हैं क्योंकि उनके पास 8 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की संपत्ति है और वो किसान कहते हैं अपने आप को। आज जब तेलंगाना में रेवंत रेड्डी की सरकार का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था, तब इस समारोह में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे स्वयं मौजूद थे। लेकिन विपक्ष के इंडिया गठबंधन से कोई भी बड़ा नेता आज इस जलसे में शामिल होने के लिए नहीं पहुंचा, जिसकी वजह से अब यह चर्चा भी शुरू हो गई कि क्या कांग्रेस की हार ने विपक्ष के इंडिया गठबंधन में भी कोई दरार डाल दी है। कर्नाटक राष्ट्र उप मुख्यमंत्री गारिकी स्वागतं पलुकुतोंदी वेदिक धैर्यंतो అభినందనలు అందిస్తూ వస్తున్న తల్లి సోనియా గాంధీని చూస్తూ ఉన్నాం. వేదికపై కొద్దిసేపట్లోనే వెంచే ధైర్యంతో ప్రణాళికతో అందచేసేందుకు సిద్ధంగా ఉన్న ఈనాటి ఎప్పుడు ప్రయత్నం చేస్తారని నిరూపిస్తూ మరి ఢిల్లీ నుంచి వెంచేసిన సోనియా గాంధీ గారిని హృదయపూర్వకంగా స్వాగతిస్తూ ఉన్నాం. తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని తెలంగాణ ప్రజలకు అందించేందుకు 6 దశాబ్దాల ఆరాటం, ఆవేదన, ఆర్ద్రత, దాదాపు దశాబ్దన్నర ఉద్యమం తెలంగాణ ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా ప్రజలందరికీ అభివృద్ధి సంక్షేమ ఫలాలు అందించేందుకు తెలంగాణ ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా ప్రజలందరికీ అభివృద్ధి సంక్షేమ ఫలాలు అందించేందుకు యనమల రేవంత్ రెడ్డి అనే నేను శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం। 54 वर्ष के रेवंत रेड्डी का पूरा नाम अनुमुला रेवंत रेड्डी है और उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी से की थी। यानी ये जो नेता हैं ये बीजेपी से इंपोर्टेड नेता हैं, इंपोर्ट किए गए हैं, यानी बीजेपी की विचारधारा से प्रभावित होकर ये राजनीति में आए थे। लेकिन अब वो कांग्रेस की सरकार में मुख्यमंत्री हैं और इससे आप ये समझ सकते हैं कि एक जमाना ऐसा था कुछ वर्ष पहले तक जब देश में ज्यादातर नेता, जो क्षेत्रीय नेता भी होते थे, जो छोटी छोटी पार्टियां भी बनती थी, वो ज्यादातर जो पार्टियां या नेता कांग्रेस पार्टी से इंपोर्ट करके बने हुए होते थे। यानी कांग्रेस को छोड़कर जो नेता बाहर जाते थे वो दूसरी पार्टी बना लिया करते थे। लेकिन उन सबका जो आप कह सकते हैं कि जो जड़ जो थी वो कांग्रेस पार्टी थी, सब वहीं से निकले थे। अब बड़े बड़े नेता बड़े बड़े पदों पर बीजेपी से भी इंपोर्ट होने लगे हैं और अब बीजेपी से इंपोर्ट होने वाले नेताओं को भी दूसरी पार्टियों में बड़े पद मिल रहे हैं और इससे आप ये समझ सकते हैं कि अब नेताओं की जो लेयर है वो कैसे बदल रही है। और क्योंकि बीजेपी को कुछ समय अब हो गया है सत्ता की राजनीति में प्रवेश किए हुए, तो अब बीजेपी से भी लोग बाहर निकलकर दूसरी पार्टियों में जाकर बड़े पदों पर बैठ रहे हैं। पहले राजनीति में गैर कांग्रेसी दल के ज्यादातर नेता कांग्रेस से निकले हुए होते थे, लेकिन अब बीजेपी की विचारधारा से निकले नेता भी दूसरी पार्टियों में बड़े
एक बहुत ही गंभीर खबर आपके लिए है और यह खबर ऐसी है जिस पर आप सबको अपने परिवारों के साथ और इस देश के नागरिक होने के नाते बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। यह खबर भी है, ये विचार भी है और ये आप सब के लिए एक चुनौती भी है, क्योंकि अब हम आपको ये बताएंगे कि आतंकवाद से लड़ते लड़ते अब दुनिया आतंकवादियों के ही मानव अधिकारों के लिए लड़ने लगी है और अब दुनिया के बड़े बड़े लोकतांत्रिक देशों को आतंकवादियों के मानव अधिकारों की चिंता सता रही है और इन देशों में खुद को लोकतंत्र का चैंपियन बताने वाला अमेरिका भी शामिल है। आपने गुरपतवंत सिंह पन्नू का नाम तो सुना ही होगा। ये एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी है और इसने भारत को अपनी एक नई धमकी दी है कि वो 13 दिसंबर को यानी आज से 6 दिन के बाद भारत के संसद भवन पर हमला करेगा। इसकी हिम्मत देखिए आप, खुलेआम ये धमकी दे रहा है। अमेरिका की जमीन पर बैठकर, अमेरिका में बैठा हुआ खुलेआम पूरी दुनिया के सामने धमकी देता है कि 13 दिसंबर को भारत के संसद भवन पर यह हमला करेगा। 13 दिसंबर वही तारीख है जब वर्ष 2001 में लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों ने भारत के संसद भवन पर हमला किया था और इस हमले का मास्टरमाइंड अफजल गुरु था, जिसे 2013 में फांसी दी गई थी। और उसके बाद आज भी हमारे देश में ऐसे लोग हैं जो अफजल गुरु के लिए सहानुभूति रखते हैं और अफजल गुरु के पक्ष में नारेबाजी करते हैं। आज भी हमारे देश में हैं जिन्हें अफजल गुरु के मानव अधिकारों की चिंता तब भी थी और आज भी है। लेकिन गुरपतवंत सिंह पन्नू अपने वीडियो में अफजल गुरु जैसे आतंकवादी को भी, जिसे भारत ने फांसी पर लटका दिया, वो अफजल गुरु को एक क्रांतिकारी बता रहा है और 13 दिसंबर को फिर से भारत की संसद पर हमला करने की बात कह रहा है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये 13 दिसंबर 2001 की तस्वीर है जब भारत के संसद भवन पर इस आतंकवादी ने योजना के तहत, षड्यंत्र के तहत हमला करवाया था। और यह वीडियो इतना भड़काऊ और विवादित है जो कि पन्नू ने बनाया है कि हम आपको इस वीडियो को अपने शो में नहीं दिखा सकते, दिखाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आतंकवादी का वीडियो हम क्यों दिखाएंगे। लेकिन आपको यह जरूर बताना चाहते हैं कि इस आतंकवादी की जुर्रत देखिए आप। और इस खालिस्तानी आतंकवादी ने भारत को यह धमकी पाकिस्तान और सीरिया जैसे किसी देश में बैठकर नहीं दी है। अगर वहां बैठा होता तो हम मान भी लेते, बल्कि पन्नू अमेरिका जैसे देश में बैठकर भारत की संसद पर हमला करने की धमकी दे रहा है, जो ऐसा देश जो खुद को दुनिया में लोकतंत्र का चैंपियन बताता है। तो लोकतंत्र का चैंपियन बताने वाले एक देश में बैठकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर यानी संसद पर हमला करने की ये खुलेआम धमकी देता है ये आतंकवादी। सोचिए कितनी बड़ी बात है कि अमेरिका में बैठा एक आतंकवादी खुलेआम भारत की संसद भवन पर हमला करने की धमकी देता है, लेकिन अमेरिका उस आतंकवादी को गिरफ्तार करने के बजाय उसके मानव अधिकारों की बात करता है और कहता है कि भारत के एक शीर्ष सरकारी अधिकारी ने अमेरिका में पन्नू की हत्या की साजिश रची थी, जिसे अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियों ने नाकाम कर दिया। और अब अमेरिका इस मामले को लेकर लगातार भारत पर दबाव बना रहा है और इस मामले की जांच कर रहा है और अपनी पूरी ताकत अमेरिका की सरकार इस पन्नू की जान बचाने में लगा रही है। अमेरिका में व्हाइट हाउस के एक प्रवक्ता ने अपने नए बयान में कहा है कि हाल ही में जब अमेरिका के डिप्टी NSA भारत के दौरे पर आए, तब उन्होंने भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल से अपनी मुलाकात में पन्नू की हत्या की कोशिश का मामला उठाया था। देखिए, अमेरिका जैसा देश, उसके पास कोई और काम नहीं है, अपना सारा समय पन्नू जैसे आतंकवादी को बचाने के लिए कैसे बर्बाद कर रहा है और साथ ही भारत के साथ अपने रिश्ते भी खराब कर रहा है। और आज ही भारत में अमेरिका के राजदूत ने यह जानकारी दी है कि अब इस मामले को लेकर भारत, अमेरिका की खुफिया एजेंसी FBI के प्रमुख भी अगले हफ्ते भारत आने वाले हैं और जब FBI के प्रमुख यहां आएंगे तो वो भी पन्नू की हत्या की साजिश का मामला भारत के साथ उठाएंगे और अमेरिका चाहता है कि भारत इस पूरे मामले की जांच करे। अब देखिए, अमेरिका का स्टाइल देखिए आप कि पन्नू जैसे आतंकवादी को मारने की किसी ने कोशिश की, क्योंकि वो एक ऐसे धंधे में है जहां मरने मारने की बात तो होती ही रहेगी। ये व्यक्ति जब सैकड़ों हजारों लोगों को मारने की बात करेगा तो इसकी खुद की भी हत्या हो सकती है, क्योंकि ये एक ऐसे व्यापार में आया है, एक ऐसे प्रोफेशन में आया है, ऐसा करियर इसने बनाया है। और अमेरिका ये कहता है कि ये तो हमारा नागरिक है और इसकी हत्या की कोशिश को हम एक बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा मानते हैं। अब आप एक बार फिर सोचिए कि अगर भारत के किसी नागरिक ने
अमेरिका की संसद पर हमला करने की धमकी दी होती, अमेरिका के किसी हवाई अड्डे पर हमले की धमकी दी होती, तो अमेरिका क्या करता? अमेरिका उस व्यक्ति को दुनिया में से कहीं से भी किसी भी कोने से ढूंढ कर निकाल लाता और अब तक उसे जान से मार चुका होता और यह कहता कि उसने अमेरिका के दुश्मन को मारकर लोकतंत्र को बचा लिया है, और वो ऐसा पहले भी कई बार कर चुका है। ओसामा बिन लादेन, अल जवाहिरी और ईरान के मेजर जनरल कासिम सुलेमानी को अमेरिका ने सिर्फ इसलिए मार डाला क्योंकि अमेरिका इन्हें अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानता था और इन्हें आतंकवादी कहता था। और यमन और इराक में भी अमेरिका ने न जाने ऐसे कितने ही आतंकवादियों को जान से मार दिया जो अमेरिका की संसद पर हमला करने की योजना बना रहे थे, अमेरिका के लोगों को, नागरिकों को मारने की योजना बना रहे थे, जो अमेरिका को अपना दुश्मन मानते थे। यानी अमेरिका ने ऐसे एक भी आतंकवादी को जिंदा नहीं छोड़ा जो उसकी अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा थे। आप में से बहुत सारे लोग अमेरिका गए होंगे। आप अमेरिका जाइए और अमेरिका के किसी फ्लाइट में बैठकर, हवाई अड्डे पर बैठकर या किसी और जगह बैठकर एक बार मजाक में यह कहकर देख लीजिए कि मैं व्हाइट हाउस पर हमले की योजना बना रहा हूं, मेरे पास एक बॉम्ब है, बस इतना कह के देख लीजिए आप। और फिर देखिए कि अमेरिका की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो आपको कहीं से भी, पाताल से भी खोज कर ले आएंगी और फिर आपका क्या हाल करेंगी, ये हमारे जो बहुत सारे जो दर्शक हैं जो अमेरिका गए होंगे वो इस बात को जानते होंगे। लेकिन जो आतंकवादी भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए इतना बड़ा खतरा है, बड़ी बड़ी धमकी दे रहा है, जो ये कह रहा है कि वो 13 दिसंबर को भारत की संसद की नींव हिला देगा, जो ये कहता है कि वो एयर इंडिया की फ्लाइट्स को बॉम्ब से उड़ा देगा, यानी हजारों लोगों की हत्या कर देगा, उस आतंकवादी के लिए अमेरिका कहता है कि वो अमेरिका का नागरिक है और उसके मानव अधिकारों की रक्षा करना अमेरिका की सरकार का परम कर्तव्य है। यानी अमेरिका के लिए उसका आतंकवादी आतंकवादी है और दूसरे देश जिसे आतंकवादी बताते हैं, यानी अमेरिका का आतंकवादी आतंकवादी और हमारा आतंकवादी मानव अधिकारों वाला आतंकवादी, या फिर वो एक शरीफ नागरिक माना जाएगा। गुरपतवंत सिंह पन्नू भारत के लिए कितना खतरनाक है, इसका अंदाजा आप यहां से लगाइए कि अभी हाल ही में इसने एयर इंडिया की फ्लाइट्स को बॉम्ब धमाके से उड़ाने की धमकी दी। G20 के समिट को हाईजैक करने की भी इसने धमकी दी, जो G20 का समिट भारत में हो रहा था, जिसमें जो बाइडेन खुद शामिल थे। अमेरिका में भारत के दूतावासों पर हमलों की साजिश इसने रची और यह आतंकवादी भारत में हुए वर्ल्ड कप से लेकर भारत की सरकार और यहां तक कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी कई धमकियां दे चुका है। लेकिन इसके बावजूद यह अमेरिका के लिए एक आतंकवादी नहीं बल्कि एक शरीफ नागरिक है जिसकी जान बचाना उसका कर्तव्य है। हालांकि आज भारत के विदेश मंत्रालय ने पन्नू की इस धमकी पर चिंता व्यक्त की है और कहा है कि भारत की सुरक्षा एजेंसियां पन्नू की इस धमकी के मामले में जरूरी कदम उठा रही हैं और सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा किया जा रहा है। We have informed earlier during the course of discussions with the US on bilateral security cooperation, the US side has shared some inputs pertaining to nexus between organized criminals, gun runners, terrorists, other extremists. We take, of course, such inputs very seriously, and a high-level inquiry committee has been constituted to look into all the relevant aspects of the matter. आप ये देखिए कि पाकिस्तान में भी आजकल आतंकवादियों के मानव अधिकारों की बड़ी बात हो रही है। पाकिस्तान भी बड़ा चिंतित है क्योंकि इस हफ्ते पाकिस्तान में कुछ अज्ञात हमलावरों ने लश्कर तैयबा के कमांडर की कराची में उसी के घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी और इस आतंकवादी का नाम था हंजला अदनान और यह वही आतंकवादी था जिसने वर्ष 2015 में जम्मू कश्मीर के उधमपुर में बीएसएफ के काफिले पर हमला किया था और इसी हफ्ते कराची में भारत के इस मोस्ट वांटेड आतंकवादी की कुछ अज्ञात हमलावरों ने हत्या कर दी। और ये जो आतंकवादी है ये भारत का 22वां मोस्ट वांटेड आतंकवादी है जो पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान में ही मारा गया है। भारत के जो 48 मोस्ट वांटेड आतंकवादी हैं वो पाकिस्तान में मौजूद हैं 48 और उनमें से 22 आतंकवादी पिछले कुछ महीनों में मारे जा चुके हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इन आतंकवादियों की हत्या पर पाकिस्तान की सरकार क्या कहती है? हम तो कहेंगे कि यह इंसाफ हुआ है, लेकिन पाकिस्तान की सरकार कहती है कि ये सारे लोग आतंकवादी हमलों में मारे जा रहे हैं और जो इन पर हमले हुए हैं ये टेरर अटैक है। यानी सोचिए, आतंकवादियों के ऊपर ही आतंकवादी हमले हो रहे हैं और अब आतंकवादियों को नागरिक बताकर इनके मानव अधिकारों की बात हो रही है। सोचिए, ये सारे वो आतंकवादी थे जिन्होंने सैकड़ों हजारों लोगों की जान ली
और जब इन लोगों ने आतंकवाद में अपना करियर बनाने का फैसला किया था, आतंकवादी बनने की डिग्री ली थी, तब इन आतंकवादियों को यह बात अच्छी तरह से पता थी कि इस करियर में, उनकी इस नौकरी में उनकी जान कभी भी जा सकती है। वो जान ले भी सकते हैं, लेकिन कोई और उनकी जान भी ले सकता है। ये तो आतंकवादी बनने से पहले इन्हें सोचना चाहिए था कि इनका अंत जब भी होगा ऐसा ही होगा, या तो ये भारतीय सेना की गोली से मारे जाएंगे, फांसी पर लटका दिए जाएंगे, और या फिर इस तरह किसी दिन कोई और दूसरा आतंकवादी इन्हें इनके घर के बाहर ही गोलियों से भून देगा। यही अंत होता है एक आतंकवादी का। लेकिन जब आज ये आतंकवादी मारे जा रहे हैं तो पाकिस्तान कहता है कि इन पर आतंकवादी हमले हो रहे हैं और वो बड़ा चिंतित है, और इनके मानवाधिकारों की रक्षा के लिए वो अपनी पूरी ताकत झोंक देगा, ऐसा पाकिस्तान कह रहा है। आज बड़ा सवाल यह है कि भारत के टॉप 5 मोस्ट वांटेड आतंकवादी जो हैं वो कौन है? दाऊद इब्राहिम, मौलाना हाफिज सईद, मसूद अजहर, टाइगर मेमन और सैयद सलाउद्दीन। ये सारे अभी भी पाकिस्तान में जिंदा घूम रहे हैं, खुलेआम घूम रहे हैं। इसलिए सोचिए, अगर भारत के ये मोस्ट वांटेड आतंकवादी भी बाकियों की तरह पाकिस्तान में मारे जाते हैं तो क्या दुनिया इनके लिए भी आंसू बहाएगी और इनकी हत्या की भी जांच करवाएगी? इनकी हत्या की जांच के लिए कमेटियां बैठेंगी। और आज एक सवाल यह भी है कि अगर इन आतंकवादियों के मानवाधिकार हैं तो फिर इन्होंने अपने हमलों में जिन मासूम लोगों की जान ली, क्या उनके मानवाधिकार नहीं थे? Those who are wanted in India to face justice for criminal and terrorist activities or extremists, we would like them to come to India and face our legal system. But I cannot comment on developments that have taken place in Pakistan. I don't have any additional info than what I see on media. अब सोचिए, आतंकवाद को लेकर दुनिया किस तरह बटी हुई है, उसका अंदाजा एक और खबर से लगाइए। और यह खबर भी अमेरिका से आई है, आप बड़ी हैरान रह जाएंगे। आपको याद होगा, पिछले दिनों अमेरिका की 3 बड़ी यूनिवर्सिटीज में फिलिस्तीन का समर्थन करने वाले छात्रों ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किए थे जब हमास और इजराइल के बीच लड़ाई चल रही थी। और इन विरोध प्रदर्शनों में यहूदियों का नरसंहार करने और उन्हें जड़ से खत्म करने के नारे लगाए गए थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि इजराइल की सेना तब गाजा में घुस गई थी। और जिन 3 बड़ी यूनिवर्सिटीज में ये नारे लगे यहूदियों का नरसंहार करने के लिए, उनमें देखिए कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी और अमेरिका का मशहूर MIT इंस्टीट्यूट भी इसमें शामिल है। ये वो संस्थान हैं, वो यूनिवर्सिटीज हैं जहां हमारे देश के भी हजारों लाखों युवक एडमिशन लेने का सपना देखते हैं। और हमारे देश में इन यूनिवर्सिटीज को लेकर एक ऐसा इंप्रेशन है कि ये तो आप समझ लीजिए कि दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज हैं, और कोई यहाँ का छात्र यहाँ पढ़ा हुआ कोई व्यक्ति हमारे देश में आ जाता है तो हम फूल माला लेकर उसका स्वागत करने के लिए जाते हैं और हमें लगता है कि ये सुपर ह्यूमन बीइंग होगा। ये मामला विरोध प्रदर्शनों के साथ अमेरिका में तब तो खत्म हो गया था, लेकिन इसके बाद अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की एक हाउस एजुकेशन कमिटी ने इसका संज्ञान ले लिया और इन तीनों यूनिवर्सिटीज के प्रेसिडेंट्स को तलब कर लिया। इन यूनिवर्सिटीज के प्रेसिडेंट्स को एक विशेष सुनवाई में बुलाकर उनसे पूछा कि उनकी यूनिवर्सिटीज में कुछ छात्रों ने यहूदियों का नरसंहार करने के जो खुलेआम नारे लगाए, क्या ये नारे सही थे और क्या ये नारे एक विशेष धर्म का उत्पीड़न नहीं करते? इस सवाल पर इन तीनों ही यूनिवर्सिटीज के प्रमुखों ने यह मानने से साफ इनकार कर दिया कि इन नारों से यहूदियों का उत्पीड़न जैसा कुछ भी होता है, और उन्होंने इसे अपनी यूनिवर्सिटीज के नियमों के खिलाफ भी नहीं माना। और यह देखने के बाद इस कमेटी के लोग हैरान रह गए। और आज आप भी सोचिए कि हमारे देश के लोग इन यूनिवर्सिटीज के बारे में क्या सोचते हैं कि यहां प्रगतिशील बच्चे पढ़ते हैं, यहां धार्मिक भेदभाव नहीं होता, यहां धर्म निरपेक्षता की बात होती है। लेकिन इस घटना से पता चलता है कि इन यूनिवर्सिटीज में भी जो छात्र पढ़ रहे हैं और जो इनके प्रमुख हैं, जो इनके अध्यापक हैं, जो इनकी फैकल्टी है, वो मानव अधिकारों और धर्म निरपेक्षता के नाम पर कैसे अब आतंकवादियों के प्रति छात्रों के अंदर आकर्षण पैदा कर रहे हैं और उन्हें आतंकवाद अब सही लगने लगा है। और यह बात आप इस सुनवाई के बाद अच्छी तरह से समझ जाएंगे। सोचिए क्या जवाब दे रहे हैं इन यूनिवर्सिटीज के प्रेसिडेंट्स। इन 3 बड़ी यूनिवर्सिटीज के प्रेसिडेंट्स ने पूरी दुनिया के सामने अपने आप को एक्सपोज कर लिया है। इनकी पोल खुल गई है और इनके जवाब सुनकर आपको समझ में आ जाएगा कि मानसिक रूप से ये कितने गिर चुके हैं। इसी साल मई के महीने में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया कि पिछले कुछ वर्षों में अरब के मुस्लिम देशों से
अमेरिका की यूनिवर्सिटीज को मिलने वाली फंडिंग में जबरदस्त वृद्धि हुई है और इनमें भी कतर से अमेरिका की यूनिवर्सिटीज को सबसे ज्यादा लगभग 42,000 करोड़ रुपए और सऊदी अरब से 25,000 करोड़ रुपए की फंडिंग अमेरिका की अलग अलग यूनिवर्सिटीज को मिली है। इसलिए आज यह सवाल भी पूछा जाना चाहिए कि क्या इन यूनिवर्सिटीज में जो फिलिस्तीन के समर्थन में छात्रों के गुट बन रहे हैं, जो यहां पर भी हिंदू मुसलमान, ज्यू मुसलमान, ये सारी बातें हो रही हैं, क्रिश्चियनिटी और मुस्लिम, उसके पीछे भी क्या अरब देशों से आने वाली ये फंडिंग एक कारण हो सकती है? सोचिए, जिस ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका पर दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला किया, 3,000 से ज्यादा लोग मारे गए, उस लादेन के लिए भी आज अमेरिका के लोगों में सहानुभूति की एक लहर पैदा हो गई है। अमेरिका में सोशल मीडिया पर न जाने कितने ऐसे वीडियोस चल रहे हैं जिसमें अमेरिका के जो युवा हैं वो आज ओसामा बिन लादेन के पक्ष में बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उसने जो किया वो जस्टिफाइड है। अब आप सोच लीजिए कि किस तरह से आज हमारे युवाओं का मानवाधिकारों के नाम पर, धर्मनिरपेक्षता के नाम पर, मॉडर्न बनने के नाम पर, लिबरल बनने के नाम पर कैसे ब्रेन वॉश किया जा रहा है। और ये जो ब्लैक और व्हाइट के बीच में जो एक भेद होता था वो धीरे धीरे अब ग्रे की शक्ल लेता जा रहा है। इंसान घाटा और मुनाफा देखकर सिद्धांतों का ढोंग करता है। चाय में मक्खी गिरे तो चाय फेंकता है और घी में मक्खी गिरे तो मक्खी को फेंकता है।